हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेस में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि आपको पूर्व के किसी भी कक्षा में ये चैप्टर पढ़ने को नहीं मिला होगा। इससे अलग सिलेबस के जो अदर चैप्टर हैं, जैसे रियल नंबर, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आदि के बेसिक फंडामेंटल रूल आप पूर्व के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब हम किसी नए टॉपिक को सीखना प्रारंभ करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस टॉपिक के बेसिक फंडामेंटल रूल को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक के बेसिक रूल को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारे लिए बस एक बोझ बनकर रह जाता है और हम ये दलीलें देने लगते हैं कि ये चैप्टर बहुत कठिन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसके प्रश्न हमें समझ नहीं आते, टीचर हमें समझा नहीं पाते, वगैरह वगैरह। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर हर टॉपिक को अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों शब्द क्या अर्थ प्रकट कर रहे हैं। त्रिकोणमिति ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण मिति, जहां त्रि का अर्थ होता है 3, कोण अपने आप में एक अर्थ प्रकट करता है और मिति का अर्थ होता है माप या मापना। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों की माप। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। त्रिकोणमिति के तरह ही ट्रिगोनोमेट्री को भी 3 पार्ट में खंडित किया जा सकता है। ट्राइगोनोमेट्री, ये 3 खंड 3 ग्रीक भाषा के शब्द से बने हैं। जैसे ट्राई खुद ही एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है 3 यानी 3। गोनो ग्रीक वर्ड गोनिया से बना है जिसका इंग्लिश मीनिंग एंगल यानी कोण है, और मेट्री ग्रीक वर्ड मेट्रॉन से बना है जिसका इंग्लिश मीनिंग मीजर यानी माप होता है। अतः ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ 3 एंगल मीजर यानी 3 कोणों की माप होगी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 3 कोण वाली आकृति त्रिभुज की होती है, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप से है। तो आई होप आप लोग त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग त्रिकोणमिति का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक त्रिभुज को हम त्रिकोणमिति के द्वारा किस प्रकार माप सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के नियत मान के लिए उस कोण से संबंधित किसी 2 भुजा का अनुपात हमेशा नियत होता है। इस अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग इसके कुछ शब्द को अंडरलाइन करेंगे, जैसे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण, नियत मान, 2 भुजाओं का अनुपात और लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग पहले इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल से परिचित होंगे। अब चूंकि इस चैप्टर में इस त्रिभुज का यूज होना है, तो चलिए इससे जुड़ी यादों को कुछ ताज़ा कर लिया जाए। समकोण त्रिभुज। वैसे तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, परंतु कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम एक त्रिभुज ABC खींचते हैं जिसका कोई एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री लेते हैं, तो इसे हम कुछ इस प्रकार खींच सकते हैं, त्रिभुज ABC। एक समकोण त्रिभुज के कई विशेष गुण होते हैं जो इसे एक अलग पहचान देते हैं। तो आइए इसके गुणों पर एक नज़र डालते हैं।
समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री और शेष दो कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटा होते हैं तथा दोनों न्यून कोण का योग 90 डिग्री होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जहां एक कोण 90 डिग्री है, तो ऑलरेडी शेष दो कोण जो हैं वो दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे ताकि तीनों कोणों का योग 180 हो जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों न्यून कोण एक दूसरे के पूरक होंगे। हमारा दूसरा गुण है समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा लंब, आधार और कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें 90 डिग्री कोण के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं और शेष दोनों न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब और आधार कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्थान तो नियत है, परंतु लंब और आधार का स्थान नियत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि लंब और आधार का स्थान न्यून कोण पर निर्भर करता है। प्रश्न में हमें जिस भी न्यून कोण पर चर्चा करना है, उस न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब कहेंगे और शेष भुजा को आधार कहेंगे। इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं जिसका कोण 20 समकोण है और बारी बारी से दोनों न्यून कोण A और C को नियत करते हैं। तो सबसे पहले कोण A के लिए, चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होता है, यह अपना स्थान नहीं बदलता है तथा हम जिस नियत कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने का भुजा लंब होगा तथा जो भुजा शेष बच गई है उसे आधार का नाम देंगे। तो इस प्रकार कोण A के लिए लंब होगा हमारा BC और आधार होगा AB। अब बात करते हैं दूसरे न्यून कोण C के लिए। B के सामने कर्ण तो फिक्स होगा तथा हमने नियत किया है कोण C को, तो C के सामने का भुजा AB लंब होगा। इस प्रकार शेष भुजा BC आधार कहलाएगा। तो आई होप आप लोग समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण की पहचान करना सीख गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समकोण त्रिभुज के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम समकोण त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण गुण को बतलाता है, जिसके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि हमारे पास किसी त्रिभुज की तीन भुजा ज्ञात हो तो इस फॉर्मूला की मदद से हम बता सकते हैं कि ये त्रिभुज समकोण है या नहीं। साथ ही हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा कोण समकोण है और कौन कौन न्यून कोण। तो आइए एक प्रश्न की मदद से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज PQR में PQ 5 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर तथा PR 4 सेंटीमीटर है। तो जांच करें कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। यदि है तो समकोण को नामांकित करें, अर्थात कौन सा कोण 90 डिग्री है ये हमें बतलाना है। सबसे पहले इस त्रिभुज की भुजाओं पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। यदि ये भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है तो ये त्रिभुज समकोण होगा और बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। बड़ी भुजा अर्थात PQ का वर्ग 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। शेष दो छोटी भुजा अर्थात QR और PR का वर्ग का योग अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी 25। तो हम लोगों ने देखा कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। अतः त्रिभुज PQR की भुजाओं पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज होगा। अब बारी है इसके समकोण को पहचानने की। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी होती है, तो इस प्रकार त्रिभुज PQR में PQ कर्ण होगा। और हम लोग पहले से जानते हैं कि समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है, अर्थात कर्ण के सामने का कोण समकोण होगा। तो इस प्रकार PQ के सामने का कोण R समकोण होगा और यही हमारा आंसर होगा।
तो अब तक हमने सीखा कि वही त्रिभुज समकोण होगी जिसकी भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है, अन्यथा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे ज़्यादा यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात हो और तीसरी भुजा निकालनी हो। जैसे एक प्रश्न इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है तथा AB 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, तो भुजा AC की गणना करें। जब भी हमें किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे तथा उसके शीर्ष को नामांकित करेंगे। इस त्रिभुज में समकोण A है तो शेष दो शीर्ष B तथा C होंगे, जहां BC 10 सेंटीमीटर तथा AB 8 सेंटीमीटर है। चूंकि कोण A समकोण है तो इसके सामने का भुजा BC कर्ण होगा। कर्ण की पहचान हम बेसिकली बिना त्रिभुज के भी कर सकते हैं। जैसे यदि त्रिभुज ABC में A समकोण हो तो शेष BC कर्ण होगा, B समकोण हो तो शेष AC कर्ण होगा, और इसी प्रकार यदि C समकोण हो तो शेष AB कर्ण होगा। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, जिसके अनुसार कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ हम लोगों ने कर्ण के रूप में BC की पहचान की है तथा शेष दो भुजा लंब और आधार होगा। तो हम कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, जहाँ BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तथा AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस AC स्क्वायर। तो 64 को इस साइड लाएंगे, यानी 100 माइनस 64 इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो AC का वैल्यू आ जाएगा 6। तो हम लोगों ने देखा कि यदि हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आसानी से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप समकोण त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात रहने पर आप लोग तीसरी भुजा ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को यदि किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो परिणामी भुजा भी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। जैसे कि हमने देखा था 3, 4, 5 पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, तो इसका 2 गुना 6, 8, 10 तथा इसका 3 गुना 9, 12, 15 भी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने वे सारी बेसिक जानकारियां हासिल कर ली जो हमें ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने के लिए जरूरी था। अब हम लोग वापस अपने मेन टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार का अनुपात होता है। हम लोग पहले ही त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित कर चुके हैं, जिसके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के नियत मान के लिए उस कोण से संबंधित किसी दो भुजा का अनुपात हमेशा नियत होता है और इस अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अर्थात आसान भाषा में समझे तो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की किसी दो भुजा का अनुपात होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं में से दो दो भुजा के कितने अनुपात बनाए जा सकते हैं। जब हमारे पास समकोण त्रिभुज के तीन भुजा लंब, आधार और कर्ण के रूप में हो तो सबसे पहला अनुपात हम लोग बनाएंगे लंब और कर्ण का। इसी प्रकार दूसरा अनुपात लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तीसरा अनुपात लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अब इन तीन अनुपातों को उलटकर तीन और अनुपात बनाए जा सकते हैं। जैसे चौथा अनुपात हो जाएगा कर्ण बटे लंब, पांचवा अनुपात हो जाएगा कर्ण बटे आधार और छठा अनुपात हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इससे ज़्यादा अनुपात नहीं लिखा जा सकता, आप चाहें तो लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें कुल 6 अनुपात प्राप्त हुए। तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। त्रिकोणमिति में इन 6 अनुपातों को एक विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे लंब बटे कर्ण को हम लोग जानते हैं साइन के नाम से, SINE। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण को कहते हैं कोसाइन, COSINE। लंब बटे आधार को कहते हैं टेंजेंट, TAN।
GENT। इसी प्रकार कर्ण बटे लंब को कहते हैं कोसेकेंट, COSECANT। और कर्ण बटे आधार को कहते हैं सेकेंट, SECANT। इसी प्रकार आधार बटे लंब को कहते हैं कोटेंजेंट, COTANGENT। बेसिकली हम इन नामों का संक्षिप्त रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे साइन के लिए हम लोग यूज करेंगे साइन यानी SIN। इसी प्रकार कोसाइन के लिए यूज करेंगे कॉस, COS। टेंजेंट के लिए यूज करेंगे tan, TAN। कोसेकेंट के लिए यूज करेंगे कॉसेक, COSEC। सेकेंट के लिए यूज करेंगे सेक, SEC। और कोटेंजेंट के लिए यूज करेंगे कॉट, COT। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके नामों से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे। बेसिकली जब भी हम साइन, कॉस, टैन इत्यादि अनुपातों का यूज करते हैं तो हमें ये दर्शाना होगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात किस कोण से संबंधित है। जैसे यदि कोण A के लिए साइन का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे साइन A। इसी प्रकार थीटा कोण के लिए कॉस का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। इसी प्रकार 60 डिग्री कोण के लिए कॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे कॉट 60 डिग्री। अर्थात साइन A लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होगा कोण A का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉस 30 लिखा है तो समझेंगे कोण 30 का कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात। कई लोग साइन A को साइन गुना A समझने की भूल करते हैं, परंतु मुझे ये विश्वास है कि आज के बाद आप लोग ये भूल नहीं करेंगे। तो चलिए और अच्छी तरह समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज का सहारा लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो कोण A तथा C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC खींच लेते हैं जिसका कोण B समकोण है। तो शेष दो शीर्ष A और C होंगे। हमें इस त्रिभुज में कोण A तथा C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। अर्थात हमें ज्ञात करना है साइन A, कॉस A, टैन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने के लिए लंब, आधार और कर्ण की पहचान करना आना चाहिए, जो कि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो सबसे पहले कोण A के लिए लंब, कर्ण और आधार फाइंड कर लेते हैं। कोण A के लिए लंब होगा उसके सामने का भुजा BC, 90 डिग्री के सामने का भुजा AC कर्ण होगा और शेष भुजा AB आधार होगा। तो साइन A के लिए लिखेंगे लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC। इसी प्रकार कॉस A के लिए लिखेंगे आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC। टैन A के लिए लिखेंगे लंब बटे आधार यानी BC बटे AB। कॉसेक A जस्ट साइन A का अपोजिट यानी लिखेंगे कर्ण बटे लंब इज इक्वल टू AC बटे BC। सेक A के लिए लिखेंगे जस्ट कॉस A का अपोजिट कर्ण बटे आधार यानी AC बटे AB। कॉट A यानी टैन A का उल्टा आधार बटे लंब यानी आधार AB और लंब BC। तो आई होप आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना सीख गए होंगे। जिन्हें ये लगता है कि वे खुद से लिख सकते हैं तो वीडियो को रोककर कोण C का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने का प्रयास करें। अब हम लोग कोण C का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। अर्थात हमें ज्ञात करना है साइन C, कॉस C, टैन C, कॉसेक C, सेक C, कॉट C। सबसे पहले हम कोण C के लिए लंब, आधार और कर्ण की पहचान करेंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो कोण C के लिए लंब होगा कोण C के सामने का भुजा AB, समकोण अर्थात B के सामने का भुजा AC कर्ण होगा और शेष भुजा BC आधार होगा। तो साइन C के लिए लिखेंगे लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC। कॉस C के लिए लिखेंगे आधार बटे कर्ण यानी BC बटे AC। टैन C के लिए लिखेंगे लंब बटे आधार यानी AB बटे BC। कॉसेक C जस्ट साइन C का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब यानी AC बटे AB।
सेक सी जस्ट कॉस सी का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार यानी बी सी बटे ए सी। कॉट सी टैन सी का अपोजिट यानी आधार बटे लंब यानी बी सी बटे ए बी। तो मुझे उम्मीद है आप लोग एक समकोण त्रिभुज में उसके न्यून कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीख चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, परंतु उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से याद कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।